हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविशंकर है और मैंने जून 2019 में इतिहास विषय से नेट और जीआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आज मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करें और साथ में मैं यूनिवर्सिटी लेवल से भी कैसे आप तैयारी करना शुरू करें और अंत में आप नेट जीआरएफ निकालें। इसकी जो मैंने तरीका अपनाया था यह भी मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना स्नातक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और मैंने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है और मेरी परसेंटाइल रैंक जो रही थी नेट जीआरएफ में वह 99.84 परसेंटाइल रैंक रही थी। तो आइए अब हम आपसे बात करते हैं नेट जीआरएफ के पेपर के बारे में। इसका पेपर जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। अब तो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो इसमें अब 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। इसमें आपको अपनी शोध क्षमता और शिक्षण क्षमता का परिचय देना होता है और उसको क्वालिफाई करना होता है। आप इसमें प्रयास कीजिए कि 30 क्वेश्चंस करें आउट ऑफ 50 ताकि सेफ जोन में रहें और आप अपना ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि 1 घंटे ज़्यादा समय लेने में फिर यह होता है कि दूसरे पेपर में आप के पास समय नहीं बचता है और उसमें भी काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि 1 आवर से ज़्यादा ना लें। इसमें जो आप कैसे इसकी तैयारी करें बच्चे पूछते हैं, तो आप इसमें यह कीजिए कि आप एक द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो इसमें पार्ट है वह कवर हो जाए। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से जो है आप जो मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी है उसको कवर कर सकते हैं और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए हैं, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए हैं 370 और ट्रिपल तलाक, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे यह भी कहूँगा कि 1 सप्ताह पहले आप कम से कम 1 घंटे इसकी तैयारी करें पहले पेपर की और कॉन्फिडेंट होकर माइंड ओपन करके जाएं। इससे आपको मैक्सिमम सफलता इसमें प्राप्त होगी। साथ में अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 की, जो कि इतिहास विषय का है। तो इतिहास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ह्यूमैनिटीज़ का, क्योंकि यह बाकी सभी विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इतिहास की जानकारी इन सभी विषयों में आवश्यक होती है और इतिहास पढ़ने के समय भी इन सब विषयों की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप प्रयास कीजिए कि इतिहास के बारे में आप जो नॉलेज इकट्ठा करें वो एक तरह से संपूर्णता से हो। और अब मैं आपको यह बताऊँगा कि इतिहास विषय की तैयारी कैसे करें। इसमें मैं अंत में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इतिहास विषय का अध्ययन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आप बने रहिए। और इतिहास विषय को अध्ययन की सुविधा से हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जो प्रथम भाग है इसका वह है हिस्टोरियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें आप टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ के बारे में आप पढ़ते हैं। इस पार्ट की तैयारी अगर आपको करनी है तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो फॉरेन राइटर्स हुए हैं, फॉरेन हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस, उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में उन्होंने जो अपने क्योट्स दिए हैं, उद्धरण दिए हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे कि राके हैं, हॉब्सम हैं, E.H. कार हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने जो क्योटेशंस दिए हैं वो डायरेक्ट यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछता है। तो इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। साथ में भारतीय जो राइटर्स रहे हैं जैसे कि एच.सी. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, D.D. कोसाम्बी, R.S. शर्मा और आपका रोमिला थापर, इनके द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 5 से 10 प्रश्न तक आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्ट उठ के। तो आप इसके बारे में अपनी अवधारणाओं को मजबूत रखिए। अब मैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में को बताता हूँ कि आप कौन सी किताबें रेफ़र करें। तो आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं, आप श्रीधरन की किताब पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की जो यूपी से पुस्तक प्रकाशित होती है वह पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब मैं विश्व इतिहास की भी थोड़ी बात कर दूं तो विश्व इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विश्व इतिहास पढ़े बिना भारतीय इतिहास की भी जानकारी संपूर्णता से प्राप्त नहीं हो पाती है। आप विश्व इतिहास के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मानव का उद्भव, जिसमें कि हम पाते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमिनिड और फिर से नियंडरथल घाटी जो है, नियंडरथल घाटी जो है, फिर से इथियोपिया और केन्या रीजन में जो पाए गए हैं साक्ष्य, ये सब आप जानिए थोड़ा सा। साथ में आप सामंतवाद, पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फिर से
दो विश्व युद्ध के बीच का जो मंदी पीरियड था वो, और कोल्ड वार, इसके बारे में आपकी अवधारणाएं मजबूत रहनी चाहिए कहीं ना कहीं, तब आप जाके इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। विश्व इतिहास की पुस्तक, आप पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ सकते हैं विश्व इतिहास के लिए, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अर्जुन देव की द्वारा लिखित जो है। इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कीजिए। मैंने बुक लिस्ट भी इसका बता दिया। दूसरा जो पार्ट पर हम आते हैं वह है प्राचीन भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कठिन पड़ता है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे साथ के काफ़ी सारे मेरे साथी जो थे इस प्राचीन भारत के इतिहास वाले पेपर में क्लियर नहीं कर पाते थे। तो सौभाग्यवश मैंने इसको क्लियर कर लिया। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे प्राचीन भारत को टैकल करें। प्राचीन भारत को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बजाय कि आप मोटी किसी बुक से शुरू करें, आप एक पतली बुक आती है डी एन झा की, एक आउटलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया। यह पतली बुक है और इसमें मुश्किल से 7 या 8 चैप्टर हैं। इसको आप रेफ़र कीजिए। इससे आपकी अवधारणाएं जो हैं प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। एक बार जब आपकी अवधारणाएं प्राचीन भारत के बारे में मजबूत हो जाएंगी तो इसके बाद आप झा और श्रीमाली की पुस्तक आती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, वो आप पढ़िए। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कुछ बच्चे हैं केसी श्रीवास्तव पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि उपिंदर सिंह पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और पप्पू सिंह प्रजापत जी की पुस्तक पढ़ते हैं। तो इन सब पुस्तकों को भी आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छी पुस्तकें हैं, मैंने स्वयं देखा है इन पुस्तकों को। और हालांकि मैंने तो झा श्रीमाली और डी एन झा ही पढ़ी थी और आर एस शर्मा पढ़ा था, लेकिन मेरा काम तो उसे चल गया था। आप भी देखिए, आपको जो अच्छी लगे पुस्तक आप उसको पढ़िए। प्राचीन भारत के इतिहास की जहाँ तक बात है तो इसकी शुरुआत हम पूरा पाषाण काल से करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि क्या इन तीनों में अंतर है। और पूरा पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांटेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनमें हमने क्यों विभाजन किया ऐसा। फिर हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मध्य पाषाण काल में हम पाते हैं कि पशुपालन आया, पशुपालन, मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। फिर नव पाषाण काल में हम पाते हैं कि कृषि क्रांति हो गई, जिसको कि इतिहासकारों ने एक तरह से सबसे बड़ी क्रांति का संज्ञा दे दिया है। तो आपको इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या कंटिन्यूटी है, क्या चेंजेज हैं। जब आप पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं तो ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल आता है। ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल के अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मैप आधारित अध्ययन करें। आप जो है मैप आधारित अध्ययन करें, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, सोहन नदी घाटी है, महाराष्ट्र का रीजन है, बिहार में है चिरांद और इलाहाबाद है, इलाहाबाद की जो घाटी है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ का अध्ययन आप करें अच्छे से। और जाना जरूरी नहीं है, आप इतिहास के पुस्तकों से भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और मैप की आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल का अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं तो हड़प्पा काल। हड़प्पा काल अपने शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध है और नगर योजना के लिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा काल जो है उसका क्षेत्रीय विस्तार कैसा था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में महाराष्ट्र, फिर पश्चिम में सुतका गंडोर से, पूरब में मेरठ का जो रीजन है आलमगीरपुर, वहाँ तक इसका विस्तार था। इसमें हड़प्पा काल में वाणिज्य व्यापार कैसा था, जो वहाँ पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो प्राचीन मूर्तियाँ और पाई गई हैं जो कि मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा काल से, हड़प्पा रीजन से, वो आप जानिए। इसके बाद जो है आप सिक्कों का अध्ययन कीजिए, जो वहाँ पे सिक्के, जिसको कि सील्स कहते हैं, बल्कि वो सील्स कहना उसको ज़्यादा सही रहेगा। आप सील्स को जानिए और सील्स पर जो नावों के दृश्य हैं वह बताते हैं कि हड़प्पा काल में व्यापार जो है विदेशों से भी होता था। तो आप इन सब चीज़ों को, आप अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद जब हड़प्पा काल से आगे बढ़ेंगे तो फिर से वैदिक काल आता है। अब तक हम जितना भी इतिहास पढ़ रहे थे उसके पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास हैं। अब वैदिक काल में हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य आ जाते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। तो वैदिक काल में भी हम 2 भाग में विभाजन करते हैं। पहला भाग जो है वह है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें क्या चेंजेज आए, जब हम ऋग्वैदिक काल के अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि समाज जो है वो कबायली था ज़्यादा और उस समय लोहा नहीं पाया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम कुछ परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि आर्य जो है वो पूरब की तरफ यानी बिहार की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा सा लोहा पाया गया और इसके थ्रू जो है उन्होंने ज़्यादा स्थिर होकर कृषि करना और पशुपालन करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम चेंजेस का अध्ययन करते हैं इसमें ऋग्वैदिक काल में और उत्तर
उत्तर वैदिक काल के बीच में। वैदिक काल के बाद हम उपनिषद काल और बुद्ध काल में आते हैं। तो बुद्ध काल में लोहे का जो प्रभाव पड़ा मगध पे और उत्तर प्रदेश के रीजन पे, उसका अध्ययन करते हैं कि बुद्ध काल और महावीर काल में किस प्रकार से रूढ़िवादी धर्म के खिलाफ एक प्रकार से आंदोलन खड़ा हुआ। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध काल के बाद हम आएंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में जो मुख्य विवाद रहा है वह है डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य काल अत्यधिक केंद्रीकृत था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य काल उतना केंद्रीकृत नहीं था, ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था। और मौर्य काल में विदेशी आक्रमण का भी हम अध्ययन करते हैं साथ ही। तो विदेशी आक्रमण के द्वारा जो है हेलेनिक संस्कृति जो भारत में फैली और एक प्रकार से मिक्स्ड कल्चर का उदय हुआ, वह भी हम इसमें ध्यान में देते हैं। फिर से मौर्योत्तर काल आता है, जिसको कि कुछ लोग अंधकार युग कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इस समय व्यापार वाणिज्य की काफ़ी उन्नति हुई और सोने की जो सिक्के पाए गए हैं उनमें शुद्धता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में राष्ट्रवादी इतिहासकार यह मानते हैं कि यह एक स्वर्ण काल था, लेकिन जो वामपंथी इतिहासकार हैं जैसे कि आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा इत्यादि, यह मानते हैं कि नहीं, यह कोई स्वर्ण काल नहीं था, यह कुछ लोगों के लिए ही स्वर्ण काल था, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दलित का जीवन जीते थे और उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बाद में हम हर्ष का काल आते हैं, हर्ष का काल पढ़ते हैं। हर्ष के काल में हम सामंतवाद का जो स्टडी करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के हिसाब से। इसमें आर.एस. शर्मा की पुस्तक है जो सामाजिक आर्थिक इतिहास, वह पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हम एंशिएंट इंडिया का एक अध्ययन करते हैं। और हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो चेंजेज एंड कंटिन्यूटी पर होनी चाहिए। और बुक लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, डी.एन. झा का एन आउटलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया, झा श्रीमाली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक है, आर.एस. शर्मा का पढ़ लीजिए। ये 3 बुक काफ़ी है। और साथ में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो के.सी. श्रीवास्तव, रुपिंदर सिंह भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपकी अवधारणाएं मजबूत होनी चाहिए। इसमें हाँ, एक और चीज़ है, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि अशोक ने अपने किस स्तंभ लेख में कौन सी बात कही है। सिक्कों में शुद्धता जो है स्वर्ण की, वह क्या इंगित करता है कि समाज जो है, जो समाज है और साम्राज्य है, ज़्यादा समृद्धशाली था। अगर सिक्कों की शुद्धता, सोने की मात्रा कम होती है और शुद्धता में कुछ गिरावट आती है तो इसका मतलब हुआ कि समाज जो है पतन की ओर था। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। चोल साम्राज्य हम पढ़ते हैं इसमें, तो चोल साम्राज्य में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था और साथ में इनका उत्तर भारत की तरफ आक्रमण, साथ में दक्षिण पूर्व के जो देश हैं कंबोडिया और मलाया और जावा, उधर की तरफ इनका जो विस्तार हुआ, ये सब का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। साथ में आप टर्म्स को जानिए, क्योंकि यूजीसी नेट और यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें मेजर अंतर यही है कि यूजीसी की जो परीक्षा होती है वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड होती है। आपको लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो ह्यूमैनिटीज़ का। आपको लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट और टर्मिनोलॉजी जो है उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तब आप इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सतीश चंद्रा की बुक पढ़िए। उससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप मध्यकालीन समाज में ही रह रहे हैं और उस समय काफ़ी सारी अवधारणाएं आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको समझने में फिर तकलीफ नहीं होगी। और एक बार आप जब सतीश चंद्र पढ़ लेते हैं तो आप कंप्लीटनेस के लिए हरीश चंद्र वर्मा की पुस्तक पढ़िए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की है, 2 वॉल्यूम में आती है, वह भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो इस प्रकार से आप अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास की समझ को मजबूत कीजिए। और कुछ लड़के यह पूछते हैं कि मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, तो उसका भी मैं कारण आपको बताता हूं, क्योंकि वह प्रश्न आते हैं उस समय की जो ओरिजिनल बुक्स हैं, सोर्स मटेरियल जो है, जैसे तहकीक-ए-हिंद है या फिर से बाबरनामा है, तुजुक-ए-जहांगीरी है, अबुल फजल की अकबरनामा है, या फिर से बदायूनी का जो इतिहास है, इन सब चीज़ों से भी प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे इन पुस्तकों को खोजिए और वहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आप उस शॉर्ट नोट्स को बराबर पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि बाबर ने भारत का वर्णन कैसे किया, या फिर से अकबर के समय समाज कैसा था, या फिर से जो विदेशी यात्री उस समय आए थे विजयनगर में या फिर से उत्तर भारत में, उन्होंने जो है किस प्रकार का वर्णन किया है यहाँ के समाज के बारे में। जैसे सती प्रथा का वर्णन, कहाँ कहाँ सती प्रथा फैली हुई थी और किस राजा के काल में यह एक तरह से बंद हुई। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा जानिए इसमें मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में शुरुआत कीजिए आप गजनी और गोरी के आक्रमण से, फिर आप गजनी गोरी के बाद आप कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर से इल्तुतमिश के बाद आप बलबन पे आ जाइए। बलबन के बाद जो है कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, यह इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप बढ़ते बढ़ते आप शेर शाह सूरी
हुई और मुगल आक्रमण पर आइए, जब बाबर आया, फिर बाबर के बाद आप हुमायूं, अकबर, और अकबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अकबर ने जो अभियान किए वो आपको पता होना चाहिए, अकबर के अभियानों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वह पता होना चाहिए। अकबर ने जो सुधार किए उनका ईयर वाइज जो पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो आपको पता होना चाहिए। अकबर की राजपूत नीति के बारे में आपको अध्ययन करना होगा इसमें। साथ में जो है आप औरंगजेब फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब ऐसे इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब के द्वारा जो दक्षिण भारत में जो आक्रमण किए गए मराठाओं पर, उससे जुड़े जो जागीरदारी संकट और कृषि संकट की बात औरंगजेब ने जो मराठों पर आक्रमण किए और उससे जुड़े जो कृषि संकट और जागीरदारी संकट की समस्या की अवधारणा इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने कही है, उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप मुगल काल का अध्ययन कीजिए और सल्तनत काल को जोड़िए मुगल काल से। और उस समय जो फारसी की किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो अलबरूनी द्वारा हो, चाहे फिरदौसी द्वारा हो, चाहे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा हो, या फिर से आप अकबरनामा है, बदायूनी की जो राइटिंग्स हैं, या औरंगजेब के समय कई प्रकार की कला और शिल्प कला और संगीत से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन कीजिए। और उनके राइटर्स और किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो इस पर अगर आपका कमांड है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर संगमरमर किसके काल में शुरू हुआ और जो नक्काशी हुई वो किसके काल में शुरू हुई, एक प्रकार से जो जड़ी का काम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर भक्ति सूफी आंदोलन को आप कैरी कीजिए। भक्ति सूफी आंदोलन में निर्गुण अवधारणा और सगुण ब्रह्म की अवधारणा, इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इन सब अध्ययन के करने के बाद आप जो है मध्यकालीन भारत के बारे में एक प्रकार से अपनी समझ को अच्छा विकसित कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से आप मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अच्छा करेंगे। अब हम थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो बुक लिस्ट है उसमें आप सतीश चंद्र पढ़िए, फिर हरीशचंद्र वर्मा पढ़िए, और साथ में एक जेएल मेहता की भी किताब आती है, उसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट के हिसाब से, तो आप उसको अध्ययन कीजिए। और इस प्रकार से मध्यकालीन भारत आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद में बांट के पढ़िए। पहले भाग उपनिवेशवाद में आप 3 चरणों में इसको बांट सकते हैं, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय। वाणिज्यिक चरण में क्या हुआ कि अंग्रेज ताकतों ने भारत में क्षेत्रीय ताकतों से संघर्ष किया और अपनी संप्रभुता स्थापित की। इसमें उनको विदेशी ताकतों से भी संघर्ष करना पड़ा। अल्टीमेटली वो यहाँ पे अपनी संप्रभुता स्थापित करने में सफल हुए। फिर उन्होंने क्या किया कि भारत से ज़्यादा संपत्ति को ग्रहण किया और अपने व्यापार में लगाया। जब आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो आप दूसरे चरण पे आइए, तो जो कि औद्योगिक चरण था। इस चरण में अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल का निर्यातक बनाया और तैयार माल का आयातक बना दिया। इसके द्वारा जो है अंग्रेजों को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। साथ में उन्होंने कई प्रकार के संवैधानिक सुधार भी किए भारत में, जो कि उनकी औपनिवेशिक हितों के अनुरूप था। उन्होंने भारत में नई शिक्षा नीति लागू की, भारत में कई सारे विश्वविद्यालय खोले। फिर अखबारों का चलन शुरू हुआ, इसमें भी उन्होंने अंग्रेजी अखबार को ज़्यादा प्रश्रय दिया और भारतीय अखबारों पर पाबंदी लगाई कई बार। यह सब अध्ययन आप करिए। इसके बाद आप अंतिम चरण में आएंगे तो वह था वित्तीय चरण। इसमें अंग्रेजों ने भारत में विदेशी पूंजी का निवेश किया और साथ में जो है उन्होंने ज़्यादा सामाजिक मुद्दों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं वो अब डर गए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में जर्मनी जो है अन्य ताकतों के रूप में उभर रहे थे पश्चिम में, और साथ में जापान जो है वो पूरब में उभर रहा था। तो ब्रिटिशर्स को अपनी सत्ता भी बचानी थी और मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमाना था। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी नीतियों को लागू किया। तो आप यह सब पढ़िए इसमें। फिर राष्ट्रवाद का जो चरण है उसमें 1857 की क्रांति और अन्य जनजातीय क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। फिर 1885 में जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तो नरम दल, गरम दल और जो कांग्रेस के सेशंस हैं उस सेशंस पे कौन सी बात कही गई, उस सेशन को किसने प्रेसाइड किया, यह सब जानना बहुत ही आवश्यक है। फिर गांधी जी का आंदोलन हुआ भारत में। 3 उनके जन आंदोलन मेन थे, जो कि पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गांधी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हरिजन में और इंडियन ओपिनियन में, वह पता होना चाहिए। साथ में जो पत्र पत्रिकाएं निकली हैं उनके संपादक कौन थे, जो बुक्स हैं जैसे कि अरबिंदो के बुक्स हैं या फिर से गांधी जी के बुक्स हैं, लाला लाजपत राय के बुक्स हैं, साथ में हम पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का बुक है। तो राइटर्स और उनके द्वारा लिखी गई किताबें, साथ में जो आयोग बने हैं जैसे कि अकाल आयोग, सैन्य आयोग, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब जानकारी जब आप इकट्ठा
इकट्ठा कर लेंगे तो आपका एक तरह से आधुनिक भारत पे कमांड हो जाएगा। तो आप आधुनिक भारत ऐसे पढ़िए। अगर मैं किताबों की बात करूं तो आधुनिक भारत का अध्ययन करने के लिए बिपिन चंद्र एक बहुत ही अच्छी किताब है। साथ में अगर आप बिपिन चंद्र का अध्ययन कर लेते हैं तो सुमित सरकार और शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लीजिए। इसके द्वारा आप आधुनिक भारत पर काफ़ी हद तक कमांड कर सकते हैं। इग्नू के भी नोट्स अच्छे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को लेके, तो आप वह भी रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास पढ़े कैसे, क्योंकि अधिकांश लड़के जो हैं इतिहास में खो के रह जाते हैं, क्योंकि यह भी एक महासागर की तरह है। तो इतिहास पढ़े कैसे, तो आप सबसे पहले इसमें यह याद रखिए कि इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि कार्य कारण संबंध को आप ध्यान में रखें, कि इतिहास में कोई भी घटना जो है बिना किसी कारण के नहीं होती है। तो कार्य कारण संबंध आपका मजबूत होना चाहिए, उसे पकड़ होनी चाहिए। कार्य कारण संबंध पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप थोड़ी बायोग्राफीज पढ़िए, जैसे नेपोलियन की बायोग्राफी, या फिर से आप अरबिंदो की बायोग्राफी पढ़िए, लाला लाजपत राय की बायोग्राफी है वो सब पढ़िए। इससे क्या होगा कि इतिहास लेखन की आप में समझ डेवलप होगी और इतिहास के तथ्यों के बारे में आप जान पाएंगे। आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाइए, थोड़ा जो इतिहास के पन्नों में आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा आप यह देखिए कि वास्तविकता में वो कैसा है। इससे आप कला और संस्कृति के बारे में ज़्यादा परिचित होंगे और आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे पेपर में। चौथा यह है कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास हमेशा रखिए, उसको देखिए और उससे यह समझिए कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, पिछले साल कैसे प्रश्न आए हैं। कम से कम 5 साल से 10 साल के प्रश्न आप बना जाइए, उससे आपको प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगली बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और बीच बीच में थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, उनको देखते रहिए। और यूजीसी नेट का एग्जाम 6 महीने का आपको टाइम देता है, आप अच्छे से अध्ययन करें और डीप अध्ययन करें तो आप नेट जेआरएफ अगली बार निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और अगले यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।